हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। हम लोगों ने ये सब सीखा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि एटॉमिक नंबर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट मीन्स परमाणु संख्या जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है ना। और द्रव्यमान जो होता है इट मीन्स उसका जो मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। जैसे आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने में मान लेते हैं कि एक कार्बन है, कार्बन 612 लिखा हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि इसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे सर। तो आपसे सीधा सीधा जवाब देना है कि ये जो परमाणु संख्या होता है ना, इसे तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, है ना। इसे हम बोलते हैं हिंदी में परमाणु संख्या। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर में, तो आपको जवाब देना है कि हमेशा जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि ये सेंटर में जो होता है, ये सेंटर में क्या होता है, इसके सेंटर में किसी भी एटम के सेंटर में जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना। किसी भी परमाणु के केंद्र में जो होता है वो क्या होता है, वो जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ना, इस तरीके से करके अलग अलग कक्षाओं में, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हमारा न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। अब याद रखिएगा, परमाणु अगर स्टेबल है, स्थिर अवस्था में, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि उसके अंदर में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 6 हो गया। याद रखिएगा। और परमाणु संख्या जो है वो किसके बराबर हो गया, प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो गया। एक और चीज़ होता है इसके अंदर में, द्रव्यमान। इट मीन्स इसका जो मास होता है वो, तो मास कितना हो जाएगा सर, तो आपको बताना है कि मास जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इट मीन्स कितना हो जाएगा, 6 + 6, इट मीन्स कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। तो ये जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है एटॉमिक मास। बात समझ में आया कि नहीं। और याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था। आज थोड़ा सा अब हम इससे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था, आपको याद होगा अच्छे से, कि एक होता है इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इस पर कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। प्रोटॉन पे कैसा हो गया, प्लस चार्ज हो गया। और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो कोई चार्ज नहीं होता। इट मीन्स ये क्या है, चार्ज लेस है। समझ में आया कि नहीं, ये क्या है, चार्ज लेस। एक बात और याद रखिएगा, ये चार्जलेस जरूर है बट ये मासलेस नहीं है। क्लियर है, ये जो है चार्जलेस जरूर है बट ये क्या है, मासलेस नहीं है। क्लियर है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि एक न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स होता है कि नहीं, किसका होता है, न्यूट्रॉन का। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एंटी पार्टिकल्स ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। तो एंटी पार्टिकल्स ऑफ न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है सर, तो आपको बताना है कि एंटी पार्टिकल्स ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है न्यूट्रिनो। ये क्या कहलाता है, न्यूट्रिनो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि न्यूट्रिनो जो होता है ना वो क्या है, एंटी पार्टिकल्स ऑफ न्यूट्रॉन है। और सबसे खास बात है, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये जो है वो क्या है, चार्जलेस। सबसे खास बात, इसलिए इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई सैंपल है स्पेशल, मैंने क्या बताया, चार्जलेस। इट मीन्स ना ही तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा है इसके बाद क्या है, मासलेस। क्लियर है, ये क्या है दूसरा, मासलेस। इट मीन्स ना तो इसमें चार्ज होता है और ना ही द्रव्यमान होता है। अब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पार्टिकल्स है जिसमें क्या होता है, ना तो वो चार्ज होता है और ना ही कोई मास होता है, तो आपको क्या जवाब देना है, न्यूट्रिनो। क्लियर है। लेकिन वही अगर हम इसकी बात करते हैं, किसका, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ये हम सबको पता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल्स होता है और उस एंटी पार्टिकल्स का नाम है ना, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल्स होता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है E+। उसे हम क्या चीज़ से दर्शाते हैं, E+ से। क्लियर है कि नहीं। और इसे हम क्या बोलते क्या हैं, पॉजिट्रॉन।
ठीक है, हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे, पॉजिट्रॉन। क्लियर है, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिट्रॉन। इट मीन्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स कण है। क्लियर है, लेकिन वही अगर हम इसकी बात करते हैं न्यूट्रिनो, ये क्या है, न्यूट्रिनो जो है वो न्यूट्रॉन का, इट मीन्स किसका, न्यूट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल्स है। क्लियर है, तो एंटी पार्टिकल्स ऑफ न्यूट्रॉन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूट्रिनो। क्लियर, ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रिनो। बात समझ में आया कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक खास बात याद रखिए, क्वेश्चंस इन्हीं सब में से बनते हैं। हम जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हमें थोड़ी देर के लिए ऐसा फील होता है कि अरे ये सब तो बहुत ईजी चीज़ें है ना, और उसी में से अगर एक क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जाता है तो हमारा जवाब कुछ गलत होता है कि हाँ ऐसा है, 2 मिनट बाद बोलते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 मुझे याद नहीं था, ये आंसर होगा। और एक्चुअली जब हम एग्जाम में जाते हैं ना, तो हमारे साथ यही बहुत सारी गलतियां होती हैं। इसलिए ये बात याद रखिएगा कि हमसे ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं ना, यही हमें सारे अपने मिस्टेक्स को सुधारनी है। और अगर हम अपनी इन सारी छोटी छोटी गलतियों को सुधार लेंगे, देन वी विल परफेक्ट। हमें पता है परफेक्ट बनने का सिंपल सा तरीका क्या है, अपनी गलतियों को रोज़ रोज़ सुधारते रहिए। और अब अपनी गलतियों को सुधारते रहोगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिक है कि आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। तो ये बात समझ में आया कि नहीं, है ना। हम कार्बन के ही बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा, एक सेकेंड, आपने पढ़ा भी होगा कि कार्बन जो होता है वो 3 फॉर्म में होता है। कौन कौन सा होता है सर, तो एक जो होता है वो हमारे पास C612 होता है, एक जो हमारे पास होता है वो C613 होता है, और एक जो होता है वो हमारे पास C614 होता है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं कार्बन 612, 613 और 614। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर। इसका जो नाम होता है, ये जो होता है एक्चुअली इसके अंदर में अगर आपसे अब पूछा जाए, नाम इसका कुछ विशेष नहीं है। एक्चुअली हाइड्रोजन वाले में थोड़ा सा नाम अलग अलग है ना। हाइड्रोजन में जो होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम बोला जाता है, बट कार्बन में हाँ ये बोल सकते हैं कि ये जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है ना, यानी कि वो जो होता है वो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो कार्बन है ये क्या है, ये हमारे पास में इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इसके अंदर में प्रोटॉन की संख्या जो है वो कितनी है, 6 है। इसमें भी प्रोटॉन कितना है सर, इसमें भी 6 है, और इसमें प्रोटॉन कितना है, तो इसमें भी आपका जवाब होगा कि 6 है। क्लियर है, बात समझ में आए कि नहीं। अब आप एक चीज़ गौर कर रहे हो कि इसका मास जो है वो कितना है, 12 है। तो मास में से अगर हम इस नंबर को माइनस कर देते हैं, इट मीन्स मास में से हम इस नंबर को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल जाता है, हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो इसमें भी 6 है। लेकिन अगर इसमें न्यूट्रॉन पूछा जाएगा आपसे, तो इसमें क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ये बात। इसमें प्रोटॉन तीनों में बराबर होगा, प्रोटॉन तीनों में इसलिए बराबर होगा ताकि प्रोटॉन जो होता है वो क्या बताता है, वो एटॉमिक नंबर को बताता है, एटॉमिक नंबर को बताता है। इट मीन्स हिंदी में अगर बोला जाएगा तो किसे बताता है, परमाणु संख्या को बताता है। बात समझ में आया कि नहीं, परमाणु संख्या उसका कभी नहीं बदलेगा। अगर परमाणु संख्या बदल गया ना, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि वो हमारा एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, वो हमारा तत्व ही बदल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अगर परमाणु संख्या यहाँ 6 होता, यहाँ अगर 7 हो जाता, तो इसका मतलब ये होगा कि कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन हो जाता, वो कार्बन तो बचता ही नहीं। बात समझ में आया कि नहीं। इसलिए एक बात याद रखिएगा, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरा, न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। न्यूट्रॉन चेंज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग फॉर्म में पाया गया है कि नहीं। तो उसमें जो चेंजिंग आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है, वो न्यूट्रॉन्स के कारण आ रहा है। और इस तरीके की जो चीज़ें होती है जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से अलग होते हैं, उसी तत्व के अंदर में कहीं कहीं कोई ऐसा भी पदार्थ मिलता है, ऐसा भी कार्बन मिलता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 है, कुछ ऐसा भी कार्बन मिला है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, 8 है। तो ये चीज़ क्या कहलाता है, तो ये चीज़ हमारा कहलाता है आइसोटोप। क्या कहलाता है, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। क्लियर, बात समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसको हम बोलते हैं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं समस्थानिक, समस्थानिक। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, है नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे, आप जवाब दोगे 3। कौन कौन से, तो कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614, है ना। इट मीन्स 6 C6
12, C6 13 और C6 14। और एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे ये कार्बन होता है ना, ये एक्चुअली अलग अलग फॉर्म में है ना, ये अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद ही। जो हमारे जी होता है रेडियो एक्टिव कार्बन जो होता है, इसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं, इसे हम जीवाश्म वगैरह की आयु ज्ञात करने में करते हैं। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का सीधा से क्या मतलब है कि आपको पता है कि हमारे जो जितने भी हमारे पृथ्वी के अंदर में जो जीवाश्म मिल रहे हैं वो किसी से मिलकर बने हुए हैं, तो सब कहीं ना कहीं कार्बन से मिल करके बने हुए हैं। ठीक है, किसी से मिलकर बने हुए हैं, वो सब कार्बन से मिल करके बने हुए हैं, है कि नहीं। और कार्बन से मिलकर के बने हुए इसका सीधा सा अर्थ यही है कि उनमें कार्बन की मात्रा होगी, है ना। और कार्बन का जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन कितना होता है, तो याद रखिएगा 5400 से लेकर के 5700 ईयर्स। इट मीन्स इतने सालों के बाद, इतने सालों के बाद, लगभग 5000 साल के बाद या 5500 साल के बाद क्या हो जाएगा, पदार्थ में कार्बन की मात्रा कितनी हो जाती है, तो हमारा जवाब होगा आधी रह जाती है। ठीक है, पदार्थ में कार्बन की मात्रा कितनी हो जाती है, तो स्टूडेंट्स हमारा जवाब होगा क्या कि कार्बन की मात्रा जो हो जाती है वो हाफ हो जाती है। इट मीन्स क्या हो जाता है, वो आधा हो जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ कार्बन। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, जीवाश्म वगैरह की आयु ज्ञात करने में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको रेडियो सक्रिय कार्बन या इसको कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे हम एक्चुअली उन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके, है ना, किसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। चलिए, तो आपको आइसोटोप समझ में आएगा। समस्थानिक, समस्थानिक, इसको याद रखने का एक और तरीका बहुत सिंपल सा कि इसका नाम दिया गया समस्थानिक। इसका मतलब ये हो गया कि इसका परमाणु संख्या जो है, इट मीन्स पीरियडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी जो है, उसमें स्थान निश्चित है। बात समझ में आए कि नहीं। अब आपसे पीरियडिक टेबल के बारे में ये भी पूछा जाता है क्या कि इसमें जो है समस्थानिकों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं, इट मीन्स कोई स्पेशल से कॉलम या मतलब कि जो हमारा टेबल है वो नहीं बना हुआ, उसमें कोई विशेष अलग से कॉलम नहीं बना हुआ है, उसी पीरियडिक टेबल में उसको भी अरेंज किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हमारे जैसे मान लीजिए कि कार्बन की बात करेंगे, चाहे वो कार्बन C12 हो, है ना, C613 हो या C614 हो, कोई भी कार्बन होगा वो रहेगा अपने ही पोजीशन पर, उसका स्थान नहीं बदलेगा पीरियडिक टेबल में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, समस्थानिक, है ना। अब हम एक और बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। हाइड्रोजन बताइए तो क्या है ये, तो सबसे हल्का तत्व, याद रखिएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला सबसे हल्का तत्व जो है वो क्या है, वो हमारा हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन में एक परमाणु संख्या कितना होता है हाइड्रोजन का सर, तो हमारा जवाब होगा 1 होता है। क्लियर है। और मास की बात की जाएगी, द्रव्यमान की बात की जाएगी, तो कार्बन में, कार्बन जो होता है उसका मास कितना होता है, तो वहाँ भी हमारा जवाब होगा, सॉरी हाइड्रोजन जो है उसका मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का भी मास कितना होता है, 1 होता है। लेकिन इसके 2 समस्थानिक यानी कि 2 आइसोटोप्स और होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, 2 आइसोटोप्स और होते हैं। क्लियर है। और जो 2 आइसोटोप्स और होते हैं वो कौन सा होता है, तो वो होता है 1H1, दूसरे का नाम है 1H2 और तीसरे का नाम है 1H3। बात समझ में आया कि नहीं। तो याद रखिएगा 1H1, 1H2 और 1H3, इसका नाम हो जाता है, इसका नाम है प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम। क्लियर है। और दूसरे वाले का नाम ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम, सिंपल सी बात है, ट्राइटियम, बिकॉज उसमें 3 है, इसका मास 2 है और इसका मास कितना है, 1 है। अब याद रखिएगा जो ओरिजिनल फॉर्म में जो हाइड्रोजन पाया जाता है वो कौन सा आता है, प्रोटियम होता है। बात समझ में आया कि नहीं, प्रोटियम होता है, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन गैस। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं सर, तो हमारा जवाब होगा 1। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, तो यहाँ भी 1, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, यहाँ भी 1। क्लियर है। हमारा तीनों जगह पे क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हो गया वो कैसा हो गया, वो सेम हो गया। क्लियर है। लेकिन वही अगर मैं आपसे बात करूं कि न्यूट्रॉन, है ना, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो हमें पता है यहाँ 1 में से 1 को माइनस करेंगे, मैंने यहाँ माइनस करने का फॉर्मूला आपको बताया था, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात करता हूँ तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन कितना आ गया, 1। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2।
बात समझ में आया कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो होता है ना ड्यूटेरियम, तो एक्चुअली इसे एक और नाम से जाना जाता है, अभी हम उस टॉपिक पर आएंगे। इलेक्ट्रॉन की बात की जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो तीनों में बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना है अपने को हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही ये डिसाइड करना है कि यह आइसोटोप है या नहीं है। क्लियर है? चलिए अब आप एक दोनों, ये जो आपने यहाँ भी पढ़ा और एक यहाँ भी पढ़ा, इस दोनों में आपने कॉमन चीज़ नोट किया, और वो क्या था? और इसमें नोट करने वाला जो पॉइंट था वो ये था कि आपने चाहे वो कार्बन को देखा या फिर या हाइड्रोजन को देखा, ये दोनों जगह पे आपने एक चीज नोटिस किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया कि आइसोटोप ये कहता है क्या? आइसोटोप ये कहता है कि प्रोटॉन जो होगा वो कैसा होगा? सेम होगा, बट न्यूट्रॉन कैसा होगा? न्यूट्रॉन कैसा होगा? तो वो डिफरेंट होगा। बात समझ में आया कि नहीं? इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा वो अगर सेम है ना, उसी एलिमेंट्स के, तो इसका मतलब क्या हो गया? और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक, बिकॉज इसका जो होगा परमाणु संख्या सेम हो जाएगा, है ना, लेकिन मास में डिफरेंट है। कुछ ऐसा भी आएगा जो समभारी कहलाएगा, है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या? आइसोटोप। उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए जरा इसको, 2 मिनट लगेगा, फटाफट जल्दी जल्दी इसको, फिर मैं कुछ और बातें बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब कुछ खास बातें और इसके बारे में जानते हैं। कार्बन अगर 6-12 की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। कार्बन 6-13 की भी बात करें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो होता है ये क्या कहलाता है? हमारा 6-14 जो होता है ये क्या कहलाता है? ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इन दोनों को इरेज कर देता हूँ। अब आपको कुछ बातें याद रखना है। आइसोटोप उसे कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको मैं दोनों को मिटा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों हमारे कोई खास यूज का नहीं है, इसके बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छे से। और मैं कार्बन 6-14 की बात करता हूँ जो कि हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। क्लियर है? क्या यूज है इसका? तो याद रखिएगा कार्बन 6-14 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला यूज इसका होता क्या है? तो याद रखिएगा ये हमारा होता है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। ठीक है ना, ये क्या होता है? जीवाश्म की आयु निकालने में। जीवाश्म किसे बोलते हैं, है ना, हमने इसे पढ़ा है फॉसिल्स फ्यूल, है ना, जीवाश्म ईंधन जिसकी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि तो जीवाश्म ईंधन की बात हो गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि ज़मीन के अंदर से कोई भी बहुत पुरानी चीज़ मिली, है ना, जिसमें जीवों का अवशेष है ना, जैसे कि कोई कोयला वगैरह निकलता है, तो ये कोयला जो है वो कितना पुराना है, या फिर मान लीजिए कि कोई पत्थर निकलता है ना, जो कि पिघल के बना हुआ, तो सब में कार्बन की मात्रा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जीवों का अवशेष भी उसके अंदर में शामिल होता है ना। मिट्टी है तो उसमें भी क्या है? जीवों की मात्रा है कि नहीं? तो उसमें कहीं ना कहीं कार्बन है। और कार्बन अगर है तो एक बात याद रखिएगा कि उस कार्बन का, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि इसका हाफ लाइफ जो होता है वो कितना होता है? तो हाफ लाइफ जो होता है वो 57,000 ईयर के लगभग में होता है। बात समझ में आया कि नहीं? ये जो होता है हमारा 5700 ईयर, इट मीन्स 5700 ईयर, है ना, 5400 से लेकर के, ठीक है, और 5700 के बीच में जो होता है वो हमारा क्या होता है? कार्बन का हाफ लाइफ होता है। इट मीन्स जितना जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। अगला 5700 साल और बीत जाएगा, इट मीन्स 10,1400 साल अगर हो जाता है तो कितना रह जाएगा उसमें? कार्बन 25% रह जाएगा, है कि नहीं? अगला और अगर 5700 साल बीत जाएगा, इट मीन्स अगला 5700 और पास हो जाता है तो कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। और ये परसेंटेज जो है ना, जो उसके अंदर में कार्बन का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा? ऐसे ही कर करके हाफ होता चला जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? तो इसीलिए बोला जाता है हाफ लाइफ ऑफ कार्बन। और उससे क्या किया जाता है कि कोई भी जीवाश्म जो होता है उसका क्या किया जाता है? एज पता किया जाता है ना। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं फॉसिल्स एज, या फिर एज ऑफ फॉसिल्स, है ना, फॉसिल्स एज, इसे ज्ञात करने में, है ना, यानी कि जीवाश्म की आयु निकालने में क्या किया जाता है? जो हमारा कार्बन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा कार्बन? तो रेडियो सक्रिय C614, याद रखिएगा। और क्या करने के लिए इसको बोलते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग। इस मेथड को क्या बोलते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग।
है ना। आपने एक चीज़ और देखा होगा कि आजकल बिल्डिंग वगैरह है ना, कोई इमारत जो है वो कितनी पुरानी होगी, है ना, जिसके बारे में हमें नहीं पता चलता है। कोई गुफा है ना, जैसे एलोरा, अजंता, ये सब गुफाएं जो है ये सब बना तो कितना साल ये लगभग पुराना है ना, किस सदी में लगभग बना होगा या कौन सी संस्कृति के अंदर आता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसका एज पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस टाइम में क्या हमारे को हेल्प करता है, तो हमारे को ये रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड हेल्प करता है। और इसमें हमारा क्या है यूज होता है, C14 यूज होता है। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये था हमारे पास में जो कि जिसमें से, अच्छा एक बात और बताइए कि इसको हमें रेडियो सक्रिय कार्बन बोला जाता है ना, या फिर हमने बोला क्या, रेडियो कार्बन डेटिंग। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कोई भी एलिमेंट्स है वो अगर रेडियो एक्टिव है तो इसका क्या मतलब है। रेडियो एक्टिव से क्या समझते हैं, बताइए जरा जल्दी से कि रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है। आप क्या समझते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर रेडियो एक्टिव होगा तो क्या होगा। तो जनरली हमारे पास जो आंसर आता है ना वो सीधा सीधा आता है कि उसमें से रेडिएशंस निकलता है कि नहीं। अगर कोई भी अगर एलिमेंट्स अगर रेडियो सक्रिय है तो उसमें से क्या हो जाएगा, रेडिएशंस निकलेगा। एक बात आप मुझे बताओ, क्या हमारे मोबाइल से रेडिएशंस नहीं निकलता है। हम तो बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि हमारा जो मोबाइल होता है उसमें से बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं। यही कारण है कि हमें मोबाइल पॉकेट में ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार पे सामने में जो होता है वहाँ पर मोबाइल रख देते हैं, है ना। उसके बाद फिर कुछ लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो भी मोबाइल को क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर करके रख देते हैं कि नहीं। तो मोबाइल, हम ऑफिस में कहीं सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ भी हम अपने मोबाइल को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, है ना। और याद रखिएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोबाइल में से भी रेडिएशन निकल रहा है, तो क्या हमारा मोबाइल जो है क्या वो रेडियो एक्टिव है, नहीं। याद रखिएगा, मोबाइल से रेडिएशंस जरूर निकल रहा है, वो हमारा रेडियो एक्टिव नहीं है। तो फिर क्या है, तो फिर समझते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसे बोलते हैं। तो एक बहुत शॉर्ट सा आंसर आप याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा जरा आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ तो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता क्या चीज़ है, किसे बोल सकते हैं। तो हमारा सिंपल सा जवाब होगा कि जिसमें अल्फा, बीटा एंड गामा रेज निकलता है। सीधी सी बात एक लाइन में कि वे सारे एलिमेंट्स जिसमें से कि अल्फा, बीटा एंड गामा रेज निकलता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। और ये जो होता है ना हमारा कार्बन डेटिंग, इसमें से कौन सा रेज निकलता है, C614 में से, तो याद रखिएगा बीटा रेज। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। बीटा रेस, अल्फा रेस एंड गामा रेस। अल्फा रेस भी लिख लीजिए और ये गामा रेस भी लिख लीजिए। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे किसी भी जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए काम आता है ना। किसी भी जो फॉसिल्स होते हैं जो पृथ्वी में काफ़ी लंबे समय से हैं तो उन सब का पता लगाने के लिए ना। जैसे अगर हमको पता लगाना है डायनासोर कितने साल पहले हुआ करते थे, तो भाई हम तो उस टाइम में नहीं थे, फिर हाउ कैन वी फाइंड इट, कैसे पता चलेगा कि वो कितने साल पुराने हैं। तो हमें सबसे पहले उसकी हड्डियाँ मिलती है, बोन्स मिलते हैं, उन सबको स्ट्रक्चर जमा किया गया तो देखा गया बहुत बड़ा जीव तैयार हो जाता है। बहुत बड़ा जीव तैयार हो गया तो लोगों ने नाम रख दिया उसका डायनासोर, है कि नहीं। तो क्या हुआ, इसके ऊपर तो बहुत सारी मूवी भी बन गई। तो पहले तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट किया तो पता करा कि क्या, कि रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड का यूज करके ये पता लगाया कि वो जो हड्डियाँ जो मिली है वो कितनी साल पुरानी होंगी लगभग, है कि नहीं। और उसके हिसाब से उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि लगभग इतने साल पहले जो है हमारी पृथ्वी पर डायनासोर रहे होंगे। क्लियर है। चलिए, तो मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट समझ में आ गया जिसमें से अल्फा, बीटा एंड गामा निकलता है ना। आइसोटोप आपको समझ में आ गया। चलिए नोट करते चलेगा इन सबको साथ के साथ में। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास प्रोटियम था, ड्यूटेरियम था और ट्राइटियम था। हम इस पे 2 मिनट बात कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रोटियम होता है वो क्या होता है, जो ड्यूटेरियम होता है वो क्या होता है, जो ट्राइटियम होता है वो क्या होता है। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये प्रोटियम जो होता है, अच्छा एक बात बताइए कि आपने एक चीज़ देखा कि हाइड्रोजन में, कार्बन में तो खैर कोई नाम नहीं रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन में क्या किया गया है, उसका नाम रखा गया है। और नाम किस आधार पर रखा गया है, तो इसके अंदर में सिंगल, इट मीन्स एक क्या है, प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन 0 होगा। याद रखिएगा ये जो हमारा 1 है ना, ये तो हमारा क्या है, मास है। तो मास इसका कितना हो गया, 1। इसका मास कितना हो गया सर, इसका मास 2 हो गया, और इसका मास कितना हो गया, तो इसका मास कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, तीनों का मास आपको क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का हमको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, क्लियर है। 1, 2 और 3 जो ऊपर में लिखा रहता है वो।
तो अगर आपसे न्यूट्रॉन पूछा जाएगा तो इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 2 है। 1 न्यूट्रॉन वाले को प्रोटियम कहा जाता है, क्लियर है। 1 न्यूट्रॉन वाले को ड्यूटेरियम कहा जाता है, क्योंकि इसके मास के अकॉर्डिंग 2 है तो ड्यूटेरियम। इसमें 3 है इसका मास, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइटियम। इट मीन्स क्या बढ़ रहा है इसके अंदर में? तो याद रखिएगा इसके अंदर में जो बढ़ने वाली चीज़ें हैं वो कौन सी है? तो वो है इसके अंदर में न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या है? इसके अंदर में बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? इसके मास में चेंजिंग आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 0। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 1 है। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 2 है। क्लियर है बात? समझ में आए? चलिए, लेकिन अब इसमें से कुछ खास चीज़ों की बात कर लेते हैं कि प्रोटियम जो है ना, प्रोटियम में याद रखिएगा परसेंटेज, इट मीन्स कितना परसेंट हमारे अर्थ में पाया जाता है ना। हमारे जो एटमॉस्फेयर है, अगर हम उसकी बात करते हैं या फिर जनरली कोई भी एक प्लेस की बात करते हैं तो इसका परसेंटेज कितना होता है? तो याद रखिएगा प्रोटियम जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है। इट मीन्स लगभग 99% जो होता है ना, वो हाइड्रोजन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो प्रोटियम के फॉर्म में होता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन को क्या कहा जाएगा? बताइए। इसमें न्यूट्रॉन्स कितना है? तो इसमें हमारा सीधा सीधा जवाब होगा कि हमारा जो न्यूट्रॉन्स है वो कितना होगा? वो 0 होगा। क्लियर है? हमारा न्यूट्रॉन्स कितना होगा? इसमें 0 होगा। एक खास बात और याद रखिएगा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कितना है? 1 है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 0 है। इट मीन्स हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या हो जाएगा? एक भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। आपको हमेशा याद रखना है, आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो हमारा सिंपल सा जवाब होगा कौन सा एलिमेंट है? तो हमारा जवाब होगा हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन में भी कौन सा? अगर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में से अगर पूछा जाता है तो प्रोटियम होता है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में पूछा जाता है कौन सा हाइड्रोजन है, तो हमारा सिंपल सा जवाब देना है प्रोटियम, बिकॉज ये 99% हाइड्रोजन जो होता है वो प्रोटियम होता है और ओनली 1% हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आता है। बात समझ में आया कि नहीं? इट मीन्स इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, ये बहुत ही कम पाया जाता है, रेयर केस में कहीं कहीं मिलता है। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? और सबसे खास बात याद रखिएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको हाइड्रोजन गैस भी कहा जाता है, हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। क्लियर? और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश, है ना। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था? हाइड्रोजन के बारे में बताया था, या हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का खोज किया था। तो हेनरी कैवेंडिश, बात समझ में आया कि नहीं? तो ये हेनरी कैवेंडिश जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? हाइड्रोजन गैस के बारे में बताया था। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ कि हमारे इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन कैसा है? क्या सबसे ज़्यादा है? नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनिवर्स में, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, या फिर अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सोलर एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? क्लियर है? मेरा 2 सवाल है, पहले ध्यान से समझिएगा। मैं जरा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, और फिर मैं कुछ सवाल आपसे करता हूँ, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप नोट करते चलिएगा, है ना। चलिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे सोलर एटमॉस्फेयर में, पहले यूनिवर्स की बात कर लेते हैं, यूनिवर्स में, और दूसरा कहाँ? सोलर एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट मीन्स ब्रह्मांड में और सौर वातावरण में, ठीक है। ब्रह्मांड में और सौर वातावरण में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? बात समझ में आए कि नहीं? अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, उसमें कोई कोयले जैसा बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं है सूरज। बात समझ में आया कि नहीं? एक सेकंड रुकिए। ये जो हमारा जो सूरज है ना, ये कोई बहुत बड़ा कोयले का गोला नहीं है। अगर ये कोयले का गोला होता तो एक निश्चित समय के बाद ठंडा पड़ जाता है कि नहीं? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि सूरज के अंदर में आखिरकार इतनी ज़्यादा जो एनर्जी है
है ना। सन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो अगर मैं बात करूं तो 5600 डिग्री सेल्सियस, है ना। 5600 से 5700 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो सन के सरफेस का टेम्परेचर है, याद रखिएगा, सेंटर का नहीं, कोर का नहीं बात कर रहे हैं, कोर का, यानी कि अगर सूरज का जो सबसे अंदर का हिस्सा होता है ना, जैसे आप तरबूज देखते होगे तो तरबूज में जो आप सबसे अंदर जो लाल वाला हिस्सा होता है जिसको आप खाते हैं और उसमें से भी सबसे ज़्यादा मीठा लगता है सबसे अंदर का हिस्सा, है कि नहीं याद रखिएगा। तो सूरज के अंदर जो वो हिस्सा होगा ना जो तरबूज में सबसे ज़्यादा अंदर में था, उसी टाइप से सूरज के अंदर की अगर हम बात करते हैं, कोर के अंदर की बात करते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर तो लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये 5600 डिग्री 5700 डिग्री सेल्सियस जो बताया जाता है 5600 या 5700, ये जो होता है वो सरफेस का टेम्परेचर माना जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो सूरज के अंदर में यानी कि सन के अंदर में क्या हो रहा है, तो सन के अंदर में जो हो रहा है विखंडन और संलयन दोनों प्रोसेस हो रहा है, याद रखिएगा, है कि नहीं। मतलब क्या हो रहा है, फ्यूजन, है ना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, संलयन, यानी कि चीज़ें आपस में फ्यूज हो रही हैं, तो उसमें भी क्या है, उसके अंदर में भी गैस है। और वो कौन सा गैस है, तो याद रखिएगा वो हमारा कोई और नहीं, यही हाइड्रोजन गैस है। बात समझ में आया कि नहीं। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे यूनिवर्स में और सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैस कौन सा है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन है। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाता है तब हमारा जवाब होगा हीलियम। याद रखिएगा, फ्यूजन के दौरान, है ना, जो होता है यानी कि संलयन के दौरान जो होता है ना, ये क्या होता है, हाइड्रोजन ही हीलियम में बदल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको हमेशा याद रखना है हीलियम हमारा जवाब नहीं होगा। हम वापस से फिर वो हीलियम क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, और वो क्या होता है, टूट करके फिर से किस में बदल जाता है, हीलियम जो होता है वो हाइड्रोजन में बदल जाता है। इट मीन्स सन के अंदर में यही प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में और हीलियम हाइड्रोजन में, और ये इसी तरीके से करके चेंज होता चला जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। तो हमारे सोलर एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है, और दूसरे नंबर पर क्या है, हीलियम है। यूनिवर्स की अगर बात की जाएगी तो वहाँ भी अगर यूनिवर्स जो होता है, इट मीन्स क्या, हमारा जो ब्रह्मांड है, इट मीन्स ग्रहों का जो समूह है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है, और सबसे उसके बाद कौन सी है, हीलियम है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी पहले एक मैगजीन में पढ़ा था कि हीलियम हाइड्रोजन में इतना ज़्यादा पावर होता है, इतना ज़्यादा पावर होता है कि हाइड्रोजन के एक एटम से इतनी ज़्यादा बिजली पैदा की जा सकती है अगर उसका प्रॉपर यूज़ कर लिया जाए, कि अमेरिका जैसे देश में जो है ना 1 साल तक कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता रहेगा। इट मीन्स 1 साल तक जो होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत का सप्लाई होता रहेगा, बिजली का सप्लाई होता रहेगा। इतनी ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर में एनर्जी है, बट क्या है, उसका हम प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कोई हमारे पास ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका कि हम उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किए रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देख रहे होगे रिसर्च आ रहे हैं नए-नए सामने में, है ना। हाइड्रोजन का इस्तेमाल, ऑक्सीजन का इस्तेमाल एनर्जी देने वाली सेल के फॉर्म में किया जा रहा है ना, जो हमारे सैटेलाइट वगैरह जो भेजे जा रहे हैं अंतरिक्ष में, इन सब में यूज़ किया जा रहा है। और उसके बाद क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिल करके जो वाटर का फॉर्मेशन करेगा, उसका अंतरिक्ष यात्री पानी पीने में इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके का सिस्टम भी हमारे डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करके। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो ये, अगर मैं आपसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पूछ लूँ, 2 मिनट जरा मैं इसको इरेज कर दूँ, और मैं अगर आपसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पूछूं, तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होता है बताइए। हमारे यहाँ पर जो अर्थ है, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के वातावरण में क्या है, तो पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि क्या है, नाइट्रोजन है। उसका फिर दूसरे नंबर पर क्या है बताइए, तो दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पर क्या है, तो पहला और दूसरा तो हम सबको पता है, क्या है, 78% है सर। क्या है 78% बताइए, तो नाइट्रोजन है। ये है कॉमन 21%। यहाँ 2 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये 2 तक हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपसे कई बार एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सा है, क्योंकि ये सबको पता है, और मुझे पता है कि जो सबको पता है वो कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आता है ना। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि भाई सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला गैस कौन सा है हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा नाइट्रोजन, और ये सबको पता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वो 3rd लार्जेस्ट नंबर पे पाया जाने वाला गैस, इट मीन्स तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट का जवाब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा, इसका जवाब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसका जवाब है आर्गन।
बात समझ में आया कि नहीं? इसका जवाब क्या है? आर्गन। और ये कितना होता है? 0.9%। और उसके बाद अगर हम इससे आगे बढ़ जाते हैं तब जा करके हमारे पास क्या आ जाता है? चौथे नंबर पर पाया जाने वाला है CO2। कितना? 0.04%, है ना। पहले था 0.03%, अब क्या हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ गया है। आप देख रहे होगे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है सब जगह पे, है कि नहीं? हमारे इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री से और उसके बाद फिर व्हीकल से बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन जो होता है वो एमिट होता है, और हर साल इसका परसेंटेज जो है धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। और ये मैंने 0.3 लिख दिया है, ये है पहले पुराना जो रिकॉर्ड था 0.03%। बात समझ में आया कि नहीं? और अब क्या है? 0.04% बढ़ गया है ना। आर्गन। अगर आपसे ये पूछा जाए, सवाल को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैसे घुमाया जाता है वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। सवाल को ऐसे कन्फ्यूज किया जाएगा, आपको डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि हमारे पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस, इसमें से इनर्ट वर्ड का इस्तेमाल कर दिया जाएगा, है ना। क्या इस्तेमाल कर दिया जाएगा? अक्रिय गैस। तो बताइए हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला, सबसे अधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो हमारा जवाब होगा यहाँ पर डायरेक्ट आर्गन, ना कि कार्बन, सॉरी ना कि नाइट्रोजन और ना ही ऑक्सीजन। बात समझ में आया कि नहीं? अगर आपसे एक लाइन में सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा आर्गन। ये बात क्लियर है या नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो यह हमारे बहुत आसानी से क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी के वातावरण में पाया जाने वाला सबसे हल्का गैस कौन सा है, बताइए। पृथ्वी के वातावरण में पाया जाने वाला सबसे हल्का गैस, तो वो तो मुझे लगता है इन सब में से कोई भी नहीं होगा, है कि नहीं? पृथ्वी के वातावरण में बहुत ही कम मात्रा में है। और वो कौन सा गैस है बताइए मुझे? तो वो जो है वो हमारा कौन सा है? वो हमारा हो जाएगा प्रोटियम, इट मीन्स हाइड्रोजन। क्या जवाब दोगे आप? हाइड्रोजन, है ना। आपने देखा है ना, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? हीलियम, है ना। मेटल में अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लाइटेस्ट मेटल, इट मीन्स हल्का धातु कौन सा है, तो हमारा जवाब होता है लिथियम, है ना। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, है कि नहीं? चलिए, आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि गुब्बारे वगैरह जो ऐसा होता है ना कि गुब्बारे कुछ ऐसे होते हैं जिसको हमने कुछ गैस उसमें भरा और उसके बाद हमने उसको रबर से बांधा और ऐसे छोड़ दिया और धीरे करके ऊपर चला गया, है कि नहीं? अच्छा बताओ तो कुछ गुब्बारे जो ऐसे होते हैं ना जिसमें गैसें भरी हुई होती है और उसको हम छोड़ देते हैं और वो ऊपर चला जाता है, ये ऊपर कहाँ तक जाता होगा? ऐसा तो नहीं कि वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाता होगा ना, एनोस्फेयर वगैरह सबको पार करते हुए बाहर निकल जाता होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, जैसे जैसे वो ऊंचाई पर बढ़ता चला जाता है उसके ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है कि नहीं? और अंदर से प्रेशर बढ़ता चला जाता है, तो गुब्बारे का धीरे धीरे साइज बढ़ने लग जाता है। और जैसे जैसे थोड़ा और ऊपर जाता है वो क्या हो जाता है? वो ब्रस्ट कर जाता है, इट मीन्स फट जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि गुब्बारे जो होते हैं, है ना, हम 3 गुब्बारे लेते हैं इस तरीके से करके, मान लेते हैं कि नहीं। और अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, इसमें हम हीलियम गैस भर देते हैं, है कि नहीं, तो आपने गौर किया होगा कि ये गुब्बारा जो होगा वो किधर जाना शुरू हो जाएगा? बताइए, वो किधर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा? वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक गुब्बारा ऐसा भी ले लेता हूँ जिसमें कि मैंने क्या किया, इसमें सिंपली मुंह से हवा भर दिया, तो हमें पता है कि हमारे शरीर के अंदर से कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा? ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अगर हमने किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरा या फिर हीलियम गैस भरा, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन से काफ़ी हद तक हल्का है, तो बहुत ज़्यादा हल्का है हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, हीलियम भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, हीलियम वाला गुब्बारा भी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी में भरा हुआ होगा तो वो कहाँ चला जाएगा बताइए? तो वो जो होगा सो वापस से हमारे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? वो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो जनरली नहीं भरा जाता है, क्योंकि वो क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेमेबल है। इट मीन्स वो कैसा है? वो बहुत ही ज्वलनशील है। क्लियर है? तो ज्वलनशील होने के कारण हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आजकल। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हीलियम वाले गुब्बारे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो हम जनरली मुँह से फुला देते हैं हवा भर के, वो कौन सा होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है कि नहीं? और वो क्या होता है? सीधे डायरेक्ट नीचे ज़मीन पर, है ना। सबने देखा होगा बचपन से अभी तक में। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से करके ये जो है सो हमारा पार्ट्स एक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या था? ये हमने
गैसेस के बारे में जाना है ना, हाइड्रोजन के बारे में जाना, उसके आइसोटोप्स के बारे में जाना, फिर हमने कार्बन के बारे में देखा, फिर कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में देखा, है ना। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो हमारे पास जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम था, क्लियर है, तो इसमें से थोड़ी सी बात हम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, हमारे पास स्पेस हो जाएगा, फिर मैं कुछ बातें और बता देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट होगा, कुछ ऐसा लगेगा तो कमेंट्स करते रहिएगा मुझे, है ना। और एक बात और याद रखिएगा ना, क्या है कि एक्चुअली ऑफलाइन क्लास लेना बहुत इजी होता है ना। वहाँ स्टूडेंट्स सामने में बैठे होते हैं, उनसे सामने में पढ़ाने पर क्या होता है कि अगर कभी गलती से अगर कोई मिस्टेक हो जाता है ना, तो स्टूडेंट्स वहाँ से सीधा क्रॉस क्वेश्चन, सर वहाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। होता है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान हैं और हमसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, है कि नहीं। तो जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसको लेना थोड़ा सा ज़्यादा आसान काम है ना। 2 मिनट का ब्रेक भी हो जाता है उसमें, बट हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस जो होता है कि हाँ वीडियो बनाइए और उसको अपलोड कीजिए, ये वो, और लाइव क्लास चलाइए, तो ये थोड़ा सा टफ टास्क होता है। तो अगर कोई गलती अगर हो जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको उसका सही आंसर दे सकूँ, है कि नहीं। और कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हो, है ना, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए आते हैं, हम बात करते हैं ड्यूटेरियम का। ड्यूटेरियम यानी कि हम क्या बात करते हैं, 1H1 तो हम लोगों ने समझ लिया, है ना। अब हम बात करते हैं 1H2 और 1H3 का, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं, इसका हमने क्या नाम बताया था अभी, ड्यूटेरियम, और इसका क्या नाम था, प्रोटियम, ठीक है। इसका नाम हो गया ड्यूटेरियम और इसका नाम हो गया ट्राइटियम, क्लियर है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हम कुछ बातें और कर लेते हैं। आपको मैंने बताया कि सब में प्रोटॉन बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, क्लियर है। याद रखिएगा, जो हमारा सिंपल H2O होता है ना, H2O की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये हमारा जल होता है, इट मीन्स पानी होता है। अगर मैं H2O की बात करता हूं तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि हमारा जो H2O होता है इसमें हाइड्रोजन कितना है सर, तो हाइड्रोजन है 2, इट मीन्स इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, द्रव्यमान कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। द्रव्यमान वही तो होता है क्या, परमाणु संख्या का 2 गुना। लेकिन हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन में क्या है, परमाणु संख्या का 2 गुना नहीं होता है, परमाणु संख्या के बराबर होता है, क्लियर है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया, 2 हो गया, क्लियर है ना। हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं पूछूं कि ऑक्सीजन का मास कितना होगा, तो आप सबसे पहले पूछोगे सर ऑक्सीजन का जितना एटॉमिक नंबर होता है जस्ट उसका डबल करके चलते हैं, एक एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 8 होता है। तो इसका मास कितना हो गया, 16 हो गया। अगर मैं टोटल पूछूंगा कि अगर मैं H2O का मास कितना हो गया टोटल, तो आप बोलोगे सर 18, ओके। चलिए अब मैं बात करता हूँ ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ तो ड्यूटेरियम हमने नाम जरूर D2 दिया है सर, लेकिन हमें क्या करना है, हमें फाइनली लेना तो होगा 1H2O वाला, वो है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा कि जिसको हमने ड्यूटेरियम बोला है, इट मीन्स 1H2 को बोला है, तो इसका मास कितना हो जाएगा बताइएगा मुझे। तो इसमें एक एलिमेंट का मास, एक हाइड्रोजन का मास था 1, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, 2 थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हमारे पास हाइड्रोजन का मास कितना होता है बताइए, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो हमारे हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इट मीन्स हमारे पास 2 पीस हाइड्रोजन है, तो इसका मास कितना हो गया, 2। लेकिन ड्यूटेरियम वाले हाइड्रोजन का मास कितना है, तो ड्यूटेरियम वाले हाइड्रोजन का मास है 2, पहले से ही 2 है, और ये है कितना, 2। तो इट मीन्स कितना हो गया, इसका मास 4 हो गया, इट मीन्स 2 बार है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इस तरीके से करके, ये हमारे पास D2O है और इसको मैं लिख दूँ 1H2 वाला हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। तो एक बात बताओ कि 1H2 वाला जो हाइड्रोजन है इसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, 2 है ना। और ये है कितना, ये है 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, D2O, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 4 हो गया, और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 16 हो गया, है ना। तो D2 का मास कितना हो गया, 4 हो गया, और हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 16 हो गया। तो टोटल इसका दोनों मिला करके अगर ड्यूटेरियम की बात की जाएगी तो इसका मास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसलिए इसको हैवी वाटर कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का एक नाम होता है, और वो क्या होता है बताइए, वो कहा जाता है हैवी वाटर।
इसको हम हिंदी में बोलते हैं भारी जल। बात समझ में आया कि नहीं? इसे हम क्या बोलते हैं? भारी जल। क्लियर है? और भारी जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल शीतलक में किया जाता है। इट मीन्स जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है? मंदक के रूप में, है ना। शीतलक होता है कूलेंट, जो उसको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और मंदक क्या करता है? न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करने का काम करता है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है? हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? इसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। बात समझ में? इसमें कोई डाउट है? चलिए अब हम बात करते हैं एक और ट्राइटियम का। मैं इस कार्बन वाले को पूरी तरीके से मिटा देता हूँ, है ना। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब मैं ट्राइटियम की बात करता हूँ। तो ट्राइटियम क्या है? फिर से वापस से ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, फिर से रेडियो एक्टिव है, और इसमें से क्या निकलता है? बीटा रेज निकलता है। बात समझ में आया कि नहीं? इसमें से क्या निकलता है? बीटा रेज निकलता है। ट्राइटियम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो हमारा जवाब होगा रदरफोर्ड, है ना। रदरफोर्ड, एक मिनट, रदरफोर्ड, है ना। सबसे पहले किसने बताया था ट्राइटियम के बारे में? तो रदरफोर्ड ने बताया था। क्या चीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो पानी, यानी कि लाइफ ऑफ वाटर, ठीक है। और दूसरा क्या है? इसको हम लाइफ ऑफ वाटर, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ना इसको वाटर डेटिंग, ज्यादा अच्छा वर्ड है ना। वाटर डेटिंग, और दूसरा क्या चीज में यूज होता है? वाइन डेटिंग, वाइन डेटिंग। क्लियर है? वाइन डेटिंग इट मीन्स क्या किया जाता है? शराब की उम्र निकालने के लिए, है ना। आपने सुना होगा शराब बहुत पुरानी चीज़ होती है तो उतना ही ज़्यादा नशा होता है ना, यानी कि जितना ज़्यादा, वो तो खैर पीने वाले समझेंगे, अपने को क्या पता। पीने वाले को ना पता होगा कि नई शराब पीने से ज़्यादा नशा आता है या पुराने से, अपने को क्या पता, है ना। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो वाइन डेटिंग है कि शराब कितना पुराना है उतना ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। तो उसका भाई अब ऐसा तो नहीं कि नया बना हुआ ला करके कोई बोलेगा ये 5000 साल पुरानी है। तो वहाँ क्या किया जाता है? वहाँ पर ट्राइटियम का यूज करके क्या किया जाता है? उसका डेट पता किया जाता है कि ऑलमोस्ट कितना पुराना होगा। बात समझ में आया कि नहीं? वो लगभग कितना पुराना होगा। तो वाटर डेटिंग या फिर वाइन डेटिंग जो होता है, इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें जो होता है वो हमारा क्या बोलते हैं इसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होता है हमारा ट्राइटियम, उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलिए तो मैं सबको एक बार अच्छे से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग जरा इस सबको एक बार नोट कर लीजिए, और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताता हूँ एटॉमिक मॉडल के बारे में, है ना। एटॉमिक मॉडल मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है ना, किस तरीके से करके वो अरेंज रहता है, उसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं ना, जिसको हम नमूना बोलते हैं, है ना। परमाणविक मॉडल या परमाणविक नमूना बोलते हैं। क्लियर? अब किसी को नमूना बोलोगे तो थोड़ा सा अजीब वर्ड लगता है, लेकिन वही किसी को मॉडल्स बोलते हैं तो बहुत खुश हो जाता है ना। डेटा में मॉडल, वाह बहुत अच्छा वर्ड लगता है ना। नोटिस किया है आपने कि नहीं? किसी को बोलेगा अरे तुम तो नमूना लग रहे हो, तो उसको भी लगता है क्या पता है कि पता नहीं ये नमूना बोल रहा है, मुझे बड़ा खराब वर्ड यूज़ कर रहा है ना। लेकिन वही अगर किसी को मॉडल बोलोगे तो मॉडल लग रहे हो, है ना। जैसे आपने वो सुना होगा वो कहानी बचपन में, किसी को अगर जानवर बोलोगे तो बहुत बुरा लगता है, और किसी को अगर शेर बोलोगे तो उसको बड़ा प्राउड फील होता है। तो वही वाली स्थिति यहाँ भी है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, एटॉमिक मॉडल की। क्लियर है? एटॉमिक मॉडल, है ना। इसे हिंदी में भी मैंने बुक में देखा है, इंग्लिश में तो खैर एटॉमिक मॉडल लिखा ही रहता है। हिंदी में भी मैंने कहीं नहीं देखा कि नमूना लिखा रहता होगा, बहुत ही कम। वहाँ पर भी लिखा रहेगा परमाणविक मॉडल। बात समझ में आया कि नहीं? हिंदी में भी क्या लिखा हुआ रहेगा? परमाणविक मॉडल, ठीक है ना, यानी कि परमाणु का मॉडल, ठीक है। तो याद रखिएगा एटॉमिक मॉडल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो लोगों ने इसके बारे में बताया था। हम आ जाते हैं बारी बारी से, है ना। सबसे पहले बताया था एक बहुत ही फेमस, है ना, जे
थॉमसन या टॉमसन भी बोला जाता है कभी कभी, है ना। जिन्होंने क्या चीज़ का खोज किया था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, शॉर्ट में याद रखने का तरीका, जल्दी से बताइए मुझे। और दूसरे बारे में बताया था नील्स बोर, हिंदी में था नील्स बोर, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। और ये थे जे थॉमसन, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया था, परमाणु के मॉडल्स के बारे में बताया था। अब क्या क्या चीज़ें बताया था, उन सारे टॉपिक पे अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था इस मॉडल्स के बारे में, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, थोड़ा सा चीज़ों को बढ़िया से समझ लेते हैं, समझिएगा स्टूडेंट्स। जे थॉमसन जो थे, उन्होंने क्या किया था, काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि मुझे तो परमाणु वैसा नज़र आता है जैसा तुम तरबूज को ट्रांसवर्स एक्सेस में काटते हो। इट मीन्स तरबूज को लिया और बीचों बीच काट दिया। तो जब अगर हमने तरबूज को बीचों बीच काट दिया तो आपने देखा होगा कि तरबूज में जो होता है एक सेंटर वाला भाग होता है जो खाने पीने का काम आता है, और बीज बीच बीच में फैले हुए रहते हैं। बात समझ में है कि नहीं। बीज कहाँ होते हैं, बीच बीच में जहाँ तहाँ फैले हुए रहते हैं। बात समझ में है कि नहीं। तो जे थॉमसन का यही कहना था कि परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, तरबूज की तरह होता है। क्लियर है, वो कैसा होता है, तरबूज की तरह होता है ना। और उनका कहना था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि तरबूज में होता है। बट तरबूज वर्ड का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है। इसी का इंग्लिश वर्ड क्या बोलते हैं इसको, वाटरमेलन मॉडल। इसी का नाम क्या हो गया, वाटरमेलन मॉडल। बात समझ में आया कि नहीं। अब कुछ समय के बाद इनको लगा कि नहीं, तरबूज तो ठीक है लेकिन एक और भी चीज़ वैसा ही होता है। जैसे आपने देखा होगा केक, तो केक में क्या किया जाता है, किशमिश लगा हुआ होता है ना। आजकल तो केक आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ रहता है, लेकिन पुराने जो केक हुआ करते थे उसमें क्या होता था, किशमिश डाला हुआ होता था। और किशमिश नहीं है तो एटलीस्ट चेरी तो होता ही था, है ना। ग्रीन और रेड वाला चेरी बचपन में खाया होगा, बहुत अच्छा लगता था। चलिए, तो उन्होंने क्या किया था, इसका एक और दूसरा नाम दिया, रेजिन्स मॉडल। इट मीन्स कौन सा बताइए, तो इसको हम बोलते हैं किशमिश से सजा हुआ मॉडल। या फिर आपने देखा होगा केक को बढ़िया से सजा दिया गया, तो केक को बढ़िया से जब डेकोरेट कर दिया गया तो डेकोरेशन को क्या बोलते हैं, पुडिंग बोलते हैं ना। तो प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल मतलब क्या हो गया कि उन्होंने जो दिया था उस हम क्या करते हैं, कई नाम से जानते हैं ना। सबसे पहले हमारे पास में क्या था, वाटरमेलन मॉडल, दूसरा क्या था, रेजिन्स मॉडल, तीसरा क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल। ये सब के बारे में किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था कि उनको जो है ना परमाणु को इस तरीके से करके नजर आता है। और अगर हम बात करते हैं नील्स बोर की, नील्स बोर की बात करते हैं तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि परमाणु जो होता है वो ठीक कैसा होता है, प्लेनेटरी, प्लेनेटरी मॉडल्स दिया था। इसे हम हिंदी में बोलते हैं ग्रहीय नमूना। मतलब क्या कि जैसा ग्रह चक्कर लगाता रहता है, जैसे आपने देखा होगा सोलर एटमॉस्फेयर में सन कहाँ होता है, तो सन जो होता है वो हमारे सेंटर में होता है। एक ग्रह यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना, कुछ यहाँ है, और इस तरीके से करके वो सब चक्कर लगा रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में, है ना, अपने अपने कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो इस तरीके से करके चक्कर लगा रहे होते हैं अपने अपने कक्ष में, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम का बन रहा है कि नहीं। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, नील्स बोर ने बताया था, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे हम ग्रहीय नमूना बोलते हैं। इट मीन्स हम इसे ग्रहीय मॉडल यानी कि प्लेनेटरी मॉडल्स बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो ये था हमारे जे थॉमसन और नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। नोट कर लीजिए जरा, इसको 2 मिनट लगेगा, आप इसको नोट कर लीजिए।